हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मेरे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा बहुत आगे बढ़े थे हम लोग, और हम लोगों ने शायद कूलम्ब्स लॉ तक हम लोगों ने कर लिया था ना। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और कुछ न्यूमेरिकल्स हम टैकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए न्यूमेरिकल आपके हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कूलम्ब्स लॉ आप पढ़ चुके हैं ना। जो अभी नए हैं मैं उनको बता देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सपोज आपके पास दो चार्ज का सिस्टम है। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। तो इस चार्ज के कारण जो इस चार्ज पे जो फोर्स होगा, या इस चार्ज के कारण जो इस चार्ज पे जो फोर्स होगा, दैट फोर्स कैन बी गिवन एज दी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है जी। तो जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड दैट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। फाइन। तो ये आपका रिलेशन है। अच्छा जी, दिस रिलेशन इज फॉर अगर इनके बीच में एयर हो, इनके बीच में क्या हो, एयर। तो अगर इनके बीच में मीडियम आपका एयर है तो ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है। के आपको कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू आपको बताई है 9 × 10⁹ अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी के की स्मॉल के की वैल्यू आपकी है। ठीक है जी, जो उसकी हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो अभी बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, जो इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है आपका, इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। तो हम बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे जो फोर्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं कहता हूँ सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। 10 न्यूटन फोर्स, लेट वो आपका 10 न्यूटन फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर डाल रहा है। ठीक है जी। तो दिस चार्ज इज एक्सर्टिंग 10 न्यूटन फोर्स ऑन दिस चार्ज Q2। अब ठीक, उनके बीच की डिस्टेंस में कहता हूँ ये स्मॉल आर है। अभी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। अब आप एक थर्ड चार्ज को लेके आ गए, चार्ज है आपका Q3। तो इस थर्ड चार्ज Q3 के कारण क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जब ये चार्ज नहीं था, जब Q3 नहीं था, तो ये इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स डाल रहा था। तो जब ये चार्ज मैं लेके आ गया, यहाँ पे रख दिया मैंने कुछ डिस्टेंस पे, Q2 से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया मैंने। ठीक है जी। तो क्या अभी भी ये चार्ज Q1 जिसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स डालेगा, या ये चार्ज इसके ऊपर कुछ मतलब ये 10 न्यूटन चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण, Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन चेंज होगा नहीं होगा इसके आने से। तो द आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हो, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, एक किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है Q1 पे, Q2 पे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। तो जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का, वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो जब तक ये दोनों चार्जेस चेंज ना हो, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, इनके बीच में जो फोर्स है वो भी चेंज नहीं होगा। चाहे तीसरा चार्ज ले आओ, चाहे आप चौथा चार्ज ले आओ, चाहे पाँचवा चार्ज ले आओ, डजन मैटर आपको ये। तो ठीक है जी। तो जब तक आप इनकी या तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो दोनों का, या फिर इन दोनों का इनके बीच की डिस्टेंस चेंज करो, तभी इनके बीच का फोर्स चेंज होगा। तीसरे चार्ज के आने से नहीं होगा। ठीक है जी। बट अब क्या होगा, अब तीसरा चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जाहिर सी बात है, आप इसको लेके आए तो ये भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इन दोनों के बीच में ये भी तो चार्ज है, इनके बीच में तो इंट्रैक्शन होगा। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ मैं कहता हूँ एक बार के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये है 8 न्यूटन फोर्स। कितना आपका ये है 8 न्यूटन फोर्स आपका, ये 8 न्यूटन फोर्स से। तो दिस चार्ज इज ऑल्सो एक्सर्टिंग ए क्या बोलते फोर्स ऑन चार्ज Q2। नाउ इस Q2 चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, आप देख रहे हो दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है जी। पर आपने एक बात नोट करी, ये अभी भी 10 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा है। ये नहीं था तब भी ये इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। जब ये चार्ज Q3 को ले आया तब भी ये चार्ज इस पर 10 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा है। बट नाउ इन एडिशन टू 10 न्यूटन फोर्स आपके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया, 8 न्यूटन ऑन दिस चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3। तो अब इस चार्ज Q2 पे जो नेट फोर्स होगा वो यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ कहीं होगा नेट फोर्स। तो आपने देखा जो नेट फोर्स होता है किसी चार्ज पर नेट जो फोर्स होता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जरूरी नहीं है कि एक ही चार्ज है सिस्टम में हमारे पास कि एक ही चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो। एक सिस्टम ऑफ चार्ज भी किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी चार्ज पर जो फोर्स होता है
नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स क्या होता है भाई, तो वो सिस्टम ऑफ चार्ज में मौजूद जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उस सिस्टम ऑफ चार्ज में मौजूद जो इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये F1 वेक्टर लगा रहा था, ये इसके ऊपर F1 वेक्टर फोर्स लगा रहा था, ये इसके ऊपर F2 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, F2 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर वो कितना होगा, Fn वेक्टर कितना होगा, ये होगा F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर, ठीक है जी। तो मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो किसी चार्ज पर नेट फोर्स आता है उस वो कितना आता है, उस चार्ज पर लगने वाले जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेज हैं उन सबका वेक्टर सम नेट फोर्स होगा उस चार्ज क्यू पे, उस चार्ज क्यू पे, ठीक है जी। तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, पहली चीज कि आपके दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना लगता रहेगा, तीसरा चार्ज है नहीं है डजंट मैटर, इनके बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना लगता रहेगा, तो इनके बीच का जो फोर्स है तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पहली स्टेटमेंट आपकी है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या है कि किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो उस चार्ज पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज का जो वेक्टर सम होगा वो उस चार्ज पर नेट फोर्स होगा, ठीक है जी। तो आप इसके दो स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट अभी क्या है, पहली स्टेटमेंट आप लिखेंगे दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of the presence of other charges, दूसरे चार्जेस हैं डजंट मैटर नहीं है, आपके इनके बीच का जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा, ये चार्ज है नहीं है, समझ गए ना। पहली स्टेटमेंट आपकी तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या है कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना था, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू किसके कारण, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, उसमें दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, सिस्टम में चार चार्ज हो, ठीक है जी, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ all the individual forces acting on that charge, ठीक है जी। तो मतलब उस चार्ज पे जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो वेक्टर सम होगा उन फोर्सेस का, वही उस चार्ज पे नेट फोर्स होगा। अच्छा, ये फोर्सेस लग क्यों रहे हैं इस पे, ये फोर्सेस कौन लगा रहा है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज में मौजूद जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो आपका वेक्टर सम होगा वही उस चार्ज पर नेट फोर्स होगा, समझ गए ना। तो ये आपका एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमाल का आपका ये एक्सप्रेशन है, और आपका ना केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपका ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आपका ये, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है जी। नाउ वी विल मूव टू सम न्यूमेरिकल्स, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वेक्टर फॉर्म क्लियर होगी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी। तो वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड हमारा एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, इसका अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे। सपोज फाइंड टू चार्जेस आपके पास हैं, टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, ये है आपका एक 1,1 पे है, एंड दूसरा वो कहाँ पे है, -2,4 पे है, -2,4 पे है, -2,4 पे नहीं, -2,5 पे, आर प्लेस्ड एट respectively, then find force on -3 माइक्रोकूलम चार्ज due to +2 माइक्रोकूलम चार्ज।
तो -3 में आपको फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू +2 के कारण। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर आप फिजिक्स में किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप उसका डायग्राम बना सकते हैं तो आप उसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक है जी, तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात, आपको जब भी कोई क्वेश्चन टैकल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका डायग्राम बन जाए। फिजिक्स में स्पेशली डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपना डेवलप करना पड़ेगा। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, टैकल करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। तो पहले गिवन चीज़ें नोट कीजिए क्या है, फिर उसने क्या पूछा है उसको देखिए। गिवन क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है, इन दोनों पर गौर कीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले याद रखिए गिवन क्या है, इस पर नज़र मारिए, फिर पूछा हुआ क्या है, क्या पूछा उसने। ठीक है जी। और इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, इन दोनों के बीच में लिंक या रिलेशन क्या है, लिंक या रिलेशन क्या है उसको खोजिए। और उस रिलेशन में जब वो आ जाता है आपको पता चल जाएगी बातें कि गिवन है, ये चीज़ें पूछी हुई हैं, इन दोनों में ये लिंक है। अच्छा, उस लिंक में भी मिसिंग चीज़ क्या है, मिसिंग लिंक क्या है, उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत देगा नहीं कभी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 चार्ज हमें दिए हुए हैं, +2 और -3। ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास +2 है, +2 की जो उसके कोऑर्डिनेट कितने भैया 1,1 है, 1,1 है। ये +2 आपके पास है, +2 माइक्रोकूलम है। और दूसरा आपके पास क्या है, ये आपके पास है -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, -3 है। इससे कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इससे कोऑर्डिनेट है -2,5। ठीक है जी। तो कोई जाहिर सी बात है आपके पास एक ओरिजिन होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो आपने इसके वो देखे हैं R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों चार्जेस के, अच्छा मुझे -3 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स पूछा है और फोर्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है R। तो डिस्टेंस यहाँ पे दे नहीं रखी, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि डिस्टेंस, तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कैसे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लो आप इनके बीच की। लेट R क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, y2 - y1 5 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाती है, 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो आपके पास 5 यूनिट्स आपकी आ गई हैं। तो अगर इसने कोई यूनिट मेंशन की है, सेंटीमीटर किया तो उसको मीटर में चेंज कर लेना। अगर मीटर बोला है तो मीटर रहने देना, पर यहाँ पर इसने ऐसा कोई यूनिट मेंशन की नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको मीटर ही लेके चलेंगे या इसी में रहने देंगे हम उसमें। ठीक है जी, अपनी मर्जी से सेंटीमीटर या मीटर नहीं मानेंगे इसको। तो ये आपका R आ गया, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, R आ गई। यूनिट नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको मीटर मान के चलिए। ठीक है जी, तो उसको ध्यान रखना। तो डिस्टेंस हमारे बीच में आ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी आ गई। अच्छा जी, हमें निकालना है भाई साहब फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो फोर्स निकालने के लिए हम लगाएंगे कूलम्स लॉ। कूलम, 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है, K। मीडियम नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आपको एयर लेना है। ठीक है जी, K की वैल्यू 9 न्यूटन की 9 है। Q1 की वैल्यू कितनी भाई, Q1 की वैल्यू आपकी +2 है, इसकी -3 है। तो 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, माइक्रो में चेंज कर, माइक्रोकूलम है आपका चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶। और दूसरा कितना आपके पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो -3। यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं लूँगा, क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका साइन, ये आपका चार्ज आपको क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स होगा किस तरफ होगा, इस पर जो फोर्स आपका होने वाला है ये किस तरफ होगा, ये आपका होगा किसकी तरफ, इस तरफ होगा फोर्स, है ना। तो बेसिकली ये जो वाला चार्ज, ये चार्ज है +2, जो चार्ज है +2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो याद रखेंगे आप ये, है ना, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ को है। तो अगर आपने जब डायरेक्शन दी थी इस फोर्स को, इस F फोर्स को, ये जो F फोर्स है, जब आपने इसको डायरेक्शन दी थी तो आपने इन दोनों चार्जेस के साइन कंसीडर कर लिए ना। आपने इसको प्लस माना, इसको माइनस माना, तभी तो आपने बोला कि भाई इसको अट्रैक्ट करेगा ये इसको। ठीक है जी, तो आपने साइन कंसीडर कर लिया है कब, ड्यूरिंग जब आप उसको डायरेक्शन दे रहे थे, इस फोर्स को डायरेक्शन दे रहे थे, तो उस दौरान आपने साइन को कंसीडर कर लिया है। तो अब यहाँ पर दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो उसको भी हमें फिलहाल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। वैसे भी हमें केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब होना चाहिए। और जो कूलाम लॉ होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। तो मैग्नीट्यूड पे ही हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे। अपॉन डिस्टेंस कितनी निकाली थी अभी हम लोगों ने, 5। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी निकाली थी अभी हमने, 5 निकाली थी। तो नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, आपका ये आ जाएगा 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 20, 18 × 3 = 54 अपॉन 25 और इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा। पर अभी इतने डिटेल में हमें जाना नहीं है,
ठीक है जी। तो 2 पॉइंट या तो आप ले लीजिए इसको, 2.1 लेना चाहे तो उसको, तो ये आपका लगभग 2.1 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 2.1 10⁻³ न्यूटन आपका ये कुछ आपका फोर्स आएगा, ठीक है जी। बट अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जो फोर्स ऑन चार्ज 2 है, जिसको मैं चार्ज 2 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ Q2, और ये आपका क्या है, इस चार्ज को मान लो Q1 मान लेते हैं इसको। तो चार्ज 2 पे फोर्स निकालना है आप पे ड्यू टू चार्ज 1। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में दो चीज़ें आपकी आती है, मैग्नीट्यूड है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, इनटू डायरेक्शन आपकी आती है, डायरेक्शन मतलब कोई यूनिट वेक्टर। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो फोर्स इस पर लगेगा वो लगेगा तो आर के अलॉन्ग ही लगेगा, तो इस आर के अलॉन्ग, चाहे यहाँ लगे इस पर फोर्स या यहाँ लगे तो आर के अलॉन्ग ही, तो यहाँ पे आएगा आर कैप, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, गौर से देखिए आप लोग, इस डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन आपकी इधर को है, फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, इसका कोऑर्डिनेट -2,5 है। तो इस डायरेक्शन, इस तरफ आपका ये है, तो वेक्टर अगर मुझे इस तरफ कंसीडर कर रहा था, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। फोर्स आपका इस तरफ को है ना, तो मतलब ये इस तरफ को फाइंड, इस तरफ को आपको डायरेक्शन देनी है, तो मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, फाइनल एक्स की वैल्यू कितनी है 1 -2 कितना हो जाएगा +3, 1 x2 - x1, x2 - x1, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, याद है ना, क्योंकि आपकी फोर्स की वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो मतलब वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि वेक्टर आपको इस तरफ को है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, है ना। तो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल आपकी थी -2, फाइनल कितनी है 1, एक्स की वैल्यू 1 -2 दैट इज +3i कैप, ठीक है जी। देन 1 -5, 1 - 5 इज -4 j कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है जी। अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो आपको नहीं लगता आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 है, निकाला ना आर के वैल्यू 5। तो अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब 5 से डिवाइड कर दूं, तो आपको नहीं लगता मुझे आर कैप की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर कैप की वैल्यू कितनी होगी भाई, आर कैप की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एफ की वैल्यू पहले लिख लो 2.1 10⁻³ इंटू आर कैप। आर कैप क्या भाई, वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, 3i कैप -4j कैप, 3i कैप -4j कैप। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको आर कैप की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है जी। तो आपका हो जाएगा नियरली 6.3 आई कैप माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, 4 2 8, 8.4/5 10⁻³ जे कैप, ठीक है जी। तो ये आपका F21 वेक्टर आपका निकलेगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका सिंपली मैग्नीट्यूड है फोर्स का। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल टैकल करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत टफ नहीं होता है, सीबीएसई अक्सर पूछ लेती है वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, अगर नहीं नोट किया हो तो। नाउ वी विल मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, ठीक है जी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। आप जैसा कि इसमें क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन ये फ्लैश हो रहा है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि मैं कुछ न्यूमेरिकल भी और लूँ, हम लोग अभी एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके क्या होते हैं, इसको मैं डिटेल में एक लेक्चर वीडियोस पे बनाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या होते हैं, ठीक है जी। बट अभी मैं इतनी डिटेल में जाऊँगा नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि सपोज 2 चार्जेस हैं, वो एयर में 10 न्यूटन फोर्स फील कर रहे हैं। अगर उन्हीं 2 चार्जेस को मैं वाटर में डिप कर दूं, मीडियम चेंज हो गया, दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो चेंज हो गया। तो मीडियम के चेंज होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी चेंज होगा। अब जाहिर सी बात है, अभी तो ये मैं सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए, ये भी 2 चार्जेस के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे,
तो अगर मैं इनको वाटर में डिप कर दूंगा तो क्या फोर्स 10 न्यूटन होगा? इस केस में 10 न्यूटन नहीं होगा, 10 न्यूटन से थोड़ा कम होगा आपका फोर्स ये, ठीक है जी। तो आपका जो मतलब मीडियम है ये भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है बिटवीन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है जी। तो आपका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल के से भी शो करते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, अच्छा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या बोलते हैं, इसको भी आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं आप लोग, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल सकते हैं आप इसको, टी बोल सकते हैं, ठीक है जी। एप्सिलॉन आर शो करते हैं इसको हम एप्सिलॉन आर से, और या कैपिटल के से शो कर सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो कैपिटल के या एप्सिलॉन आर अब क्या होता है? एप्सिलॉन आर कैपिटल के ये होता है किसी मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और विद रेस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उसका जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल के। अच्छा जी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इन एयर में कितना फोर्स लग रहा है? एफ इन एयर। और उन्हीं चार्जेस को अगर उसी डिस्टेंस पे हम किसी दूसरे मीडियम में डिप कर दें, किसी दूसरे मीडियम में डिप कर देते हैं सेम डिस्टेंस और सेम चार्जेस को, तो तब जो फोर्स लग रहा है वो मैं कहता हूँ जी एफ मीडियम है, ठीक है जी। तो एफ ए और एफ मीडियम का जो रेशो होगा उसको हम कैपिटल के कहेंगे। या फिर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब ये आपका कैपिटल के क्या होता है, इसको मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके लिए एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ये चीज़ को दिमाग में रखेंगे, और इसी फंडे को अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो उसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका फ्लैश हो रहा होगा आपको ये, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखिए, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि आपके पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट चार्जेस 1 मीटर अपार्ट है एयर में। अच्छा जी, अगर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं वो एयर में 0.1 मीटर अपार्ट हैं, कितने अपार्ट हैं? 0.1 मीटर अपार्ट है। इसमें एक चीज़ आपको मेंशन करनी होगी, जो वाटर का जो के है वो आपका 81 होता है, कैपिटल के की वैल्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो एक तरह से गिवन क्या आपको, गिवन क्या है, एयर में कितना फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में? वो लग रहा है आपका 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की 1 मीटर है, ठीक है जी। कैपिटल के की वैल्यू क्या बोलते हैं फॉर वाटर के लिए कितनी होती है के की वैल्यू? वाटर के लिए होती है 81 होती है। और एयर के लिए कितनी होती है? एयर के लिए इसकी के की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है। उसको आप दिमाग में रखेंगे। और उसने आपसे पूछा क्या है, मुझे वाटर में आपने डिप कर दिया तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है जी। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, वाटर का जो के होगा वो आपका है 81, ठीक है जी। और वाटर का जो के होगा तो 81 आपको पता ही है। और एफ एयर कितना है? एफ एयर आपका उसने बोला है आपको 8 न्यूटन, एफ एयर उसने आपको बोला है एयर में कितना फोर्स लग रहा है? 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो एयर में जो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है अपॉन उस मीडियम में उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इसका जो रेशियो होगा वो के होता है। के की वैल्यू आपको 81 दे रखी है। और एयर में कितना फोर्स लग रहा है भाई? एयर में आपको लग रहा है 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो उस मीडियम जो कि यहाँ पे वाटर है, वो मीडियम जो कि यहाँ पे वाटर है, तो उस वाटर में अगर उन सेम चार्जेस को मैं डिप करूँगा तो कितना फोर्स लगेगा? तो एफ वाटर आपके पास आपका आ जाएगा 8 न्यूटन अपॉन 81। तो आप देख रहे हो फोर्स काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा आपका ये उस मीडियम में जो कि वाटर है, ठीक है जी। चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपका है, आप अच्छा जी बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है ये फ्लैश जो हो रहा है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार इसको आप देख लीजिए और इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अच्छा बच्चों,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपके जो चार्ज फ्लो करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जो आपके चार्ज फ्लो करते हैं कब तक फ्लो करते हैं आपके ये, और चार्ज फ्लो करते क्यों हैं। अगर दो बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डिफरेंट हो, दोनों के बीच में मतलब जो इसका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अलग अलग है, इन दैट केस आपके चार्ज फ्लो करेंगे। कब तक फ्लो करेंगे, जब तक कि दोनों का फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता आपका ये। तो मतलब जब दो बॉडीज़ के या दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब आपके चार्जेस उन दोनों के बीच में फ्लो करते हैं। पहली चीज़ आपकी ये, ठीक है जी। और कब तक फ्लो करते हैं, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए और दोनों के, या मैं यूँ कहूँ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, ठीक है। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा आपका ये, पहली बात। पर अगर बॉडी क्या है, आइडेंटिकल हो, बॉडी क्या है, अच्छा जी। पहले वाले केस में क्या था, इनका फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज फ्लो कर रहा है इस बॉडी से इस बॉडी में, तो इनका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता चार्ज आपका फ्लो करता रहेगा इनके बीच में, ठीक है जी। फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, फाइनल चार्जेस सेम हो ना हो डजेंट मैटर, इनके फाइनल चार्जेस सेम हो ना हो इन दोनों बॉडीज़ के, आपका चार्ज इसमें फ्लो क्या बोलते हैं, फ्लो नहीं करेगा, अब फ्लो नहीं करेगा। फाइनल चार्जेस सेम हो ना हो, पर फाइनल पोटेंशियल सेम होने चाहिए, तब तक आपका चार्ज फ्लो करता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर बॉडीज आपकी आइडेंटिकल होती हैं तब क्या होता है, अगर बॉडीज आइडेंटिकल होती हैं तो इन दैट केस ना केवल फाइनल पोटेंशियल बल्कि फाइनल चार्जेस भी सेम होते हैं। बॉडी में जो फाइनल चार्जेस होंगे इसमें उसमें दोनों में बराबर चार्जेस आपके होंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो उनके फाइनल चार्जेस भी आपके सेम होने वाले हैं, फाइनल चार्जेस आपके सेम होने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपके पास एक बॉडी है, इसका चार्ज आपका Q1 है, दूसरी बॉडी इसका चार्ज आपका Q2 है, ठीक है जी। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो जो फोर्स कितना है 0.108 न्यूटन है, और आर कितना है भैया, आर 0. ये है, इसको आप क्या बोल सकते हो, 1/2 मीटर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है जी। तो इनिशियली इनके बीच इतना फोर्स लग रहा था, फिर फाइनली आपने क्या करा, इस बॉडी को और इस बॉडी को एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट किया, जिसकी वजह से आपका चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो फाइनल पोटेंशियल सेम होगा तो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं तो फाइनल चार्जेस भी सेम होंगे, ठीक है जी। तो फाइनल चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, अच्छा जी, इन दोनों में इनिशियल चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना था, Q1 + Q2। अब जो ये नेट चार्ज था इनिशियली Q1 + Q2, इट विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दिस टू स्फीयर्स। तो इसमें कितना आ जाएगा, Q1 + Q2/2 चार्ज इसमें आ जाएगा, और इसमें Q1 + Q2 चार्ज आपका इसमें आपका आ जाएगा। डिस्टेंस अभी भी उतनी है 0.5 मीटर, ठीक है, जिसको कि आप 1/2 मीटर ले सकते हैं। और फोर्स इनके बीच का, अच्छा जी, पहले अभी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में, याद रखना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, यहाँ इस केस में आपका रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। मतलब पहले इनका नेचर ऑपोजिट है, अगर एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या दोनों का नेचर सेम है, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है इन्होंने। तो F2 कितना बोल रहा है, 0.036 न्यूटन आपको कह रहा है ये फोर्स, कितना कह रहा है ये आपका फोर्स आपका ये, ठीक है जी। तो ये आपका फोर्स है इतना। अब आप F1 की वैल्यू रखिए, F1 की वैल्यू कितनी है भाई, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू, F1 की जो वैल्यू होती है वो होती है K/Q1 Q2/R² आपकी होती है। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है भाई, F1 की वैल्यू है 108 न्यूटन है। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, Q1 तो आपको अननोन है, K की वैल्यू 10 की पावर 9 है, और Q1 Q2/R², R की वैल्यू कितनी, 1/2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं Q1 Q2 के लिए सॉल्व करूँगा, Q1 और Q2 के लिए सॉल्व करूँगा। अच्छा, सेकंड थिंग, जो पहला वाला फोर्स हम निकाल रहे हैं, फोर्स आपका अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव फोर्स को हमेशा हम नेगेटिव शो करते हैं, हम लोग नेगेटिव से। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमें नेगेटिव फोर्सेज होते हैं, तो हमेशा आप इसमें माइनस साइन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 Q2 के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर आपका ये वैल्यू आएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। दूसरे सिनेरियो में आपको क्या होगा भाई, ये दोनों क्या बोलते हैं, अब दूसरे केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच हम फोर्स निकालेंगे, F2 निकालेंगे। F2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी K/Q1 Q2/R²। K की वैल्यू कितनी है भाई, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 0.036 आपकी ये है। K के लिए 9 10 की पावर 9 है, ठीक है जी। Q1 Q2 कितना भाई आपका, Q1 Q2 कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू अब आपके पास, सॉरी अब Q1 Q2 तो है नहीं, अब जो भी चार्जेस है सेम चार्जेस है, इसमें भी उतना ही चार्ज है, इसमें भी उतना ही चार्ज है। ये वैल्यू पुट करेंगे, Q1 + Q2, Q1 + Q2/2 ये चार्ज है का होल स्क्वायर, चार्जेस सेम है, R² जो कि 1/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 सॉल्व करेंगे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आपके पास आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो Q1 प्लस Q2 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी आपके पास। तो आपने देखा इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो -3 है, दोनों चार्ज का जो सम है वो आपका +2 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं दो नंबर ऐसे कौन से होते हैं जिनका जो सम हो, वो सम तो कितना आ रहा है, सम तो आपका आना चाहिए +2, और दोनों नंबर का जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -3 आपका आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर आपके हो सकते हैं, सम तो +2 है, तो ऐसे नंबर आपके होंगे 3 and -1, 3 and -1। तो ऐसा आपको बताइए फ्रॉम 1 and 2 ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके जो Q1 है वो कितना होगा 3 माइक्रोकूलम, ठीक है जी, एंड Q2 कितना होगा -1 माइक्रोकूलम आपका होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आप करके देख लीजिए ये आपका इस दोनों का सम कितना आएगा, 3 और -1 का सम कितना आएगा, 2 10 की पावर -6 आपके पास आएगा, ठीक है जी। इसको माइक्रो किसी को कन्फ्यूजन हो तो -6 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि माइक्रो आपका यही होता है 10 की पावर -6 1 10 की पावर -6, ठीक है जी, कूलम। तो ये आपके पास Q1 Q2 की वैल्यूज़ हैं, दोनों का सम आपका 2 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है -3 आपका आएगा। तो इस तरह से आप Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अच्छा बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन आपको इसमें फ्लैश हो रहा है, इसको अभी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आप भी ज़रा इसको पहले ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जो फ्लैश आपका हो रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको दिया है मैंने अभी, फ्लैश जो आपका ये हो रहा है, ये बेस्ड है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जैसा कि इस क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एक बड़ा एक सर्कुलर वो है, एक सर्कल है, ठीक है जी। इसमें आपके पास 4 चार्जेस हैं, एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है। ये चार्ज आपके पास है Q1, ये चार्ज आपके पास है Q2, ये चार्ज आपके पास है Q3 और ये चार्ज आपके पास है Q4, और ये 1 मीटर अपार्ट है। ये सेंटर आपका ये है, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे सारे चार्जेस आपके हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये चार्ज भी 1 माइक्रोकूलम है, ऑल चार्ज आर 1 माइक्रोकूलम ईच, 1 माइक्रोकूलम ईच। ये भी आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। ये भी आपका कितना 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है जी। तो आपको इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो पहले तो आपको Q1 जो चार्ज है उस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो पहले देख लीजिए इस पर नेट फोर्स लगाएगा कौन, इस पर इस चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा। इस पर एक तो ये फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज, एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और एक ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली इस पर 3 फोर्स लगने वाले हैं। इस पर कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा इस पर फोर्स और ये भी लगाएगा इस पर फोर्स। अच्छा जी, ये चार्ज अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है जी, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन को अगर आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इसको, ये, ठीक है जी। तो ये आपका F1 है, ये क्या आपका F1। और अगर ये इसको ज्वाइन कर लेता, अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है जी, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है जी। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये क्या आपके पास F2 है, ठीक है जी। ये भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये F3 मान लेते हैं। तो बेसिकली इस चार्ज में 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो F1 कौन लगा रहा है इस पर, F1 लगा रहा है ये। तो इन दोनों के बीच का फोर्स, अच्छा, इन दोनों के बीच का फोर्स डिपेंड करेगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड पे, जो कि 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है जी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है इनके बीच की डिस्टेंस। तो आपको पता है ये चीज़ रेडियस है, ये चीज़ रेडियस है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, √2 मीटर आपकी आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी आ गई। उसी तरह आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये भी √2 मीटर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, मतलब डायमीटर के बराबर, ठीक है जी। तो F1 की वैल्यू अभी कितनी होगी भाई, F1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में जो F1 फोर्स लग रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में जो F1 फोर्स है वो कितना होगा, K Q1 Q2, K Q1 Q2, K की वैल्यू कितनी होती है 9 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और Q2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है √2 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है जी। तो √2 सॉल्व करेंगे इसको, तो 9/2
9/2 10 की पावर -3 न्यूटन का फोर्स है F1। ठीक है जी। उसी तरह से F2 में भी सेम कंडीशन है, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, वही √2 मीटर की डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर थी, तो आपका F2 भी वही आने वाला है। F2 भी कितना आपका आएगा 9/2 इंटू 10 की पावर -√3 न्यूटन आपका आएगा। F3 कितना होगा, F3 कितना होगा आपका ये, तो F3 इन दोनों के बीच के जो F3 क्या है, इससे कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है F3 है, तो F3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, F3 की वैल्यू आपकी आएगी 9 10 की पावर 9 जो कि K है 9। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -12 है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर 4 9/4 10 की पावर -3 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, पक्की बात है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अच्छा जी 9/4, तो ये आपका आया 9/4, ये आपका 9/2 था, वो आपका 9/4 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आपका फोर्सेज आपके आ चुके हैं। अब हम इस चार्ज की बात करते हैं। इस चार्ज की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक फोर्स आपका यहाँ की तरफ को है, तो इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेंगे अलॉन्ग एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अलॉन्ग आप क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे इन फोर्सेस को। ठीक है जी। ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या एक्स एक्सिस है। तो अगर ये आपको पता है कि जो आपका ये डायमीटर होता है किसी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो आप बाय सिमेट्री बोल सकते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री के आपके एंगल होंगे। ठीक है जी, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री होने वाला है। डायमीटर सर्कमफ्रेंस में किसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है जी। और क्योंकि ये पूरा फिगर आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली प्लेस आपके हो रखे हैं, तो ये दोनों एंगल ईच ऑफ एंगल वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है जी। तो अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो आपको लगता है कि ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। तो F1 का जो कंपोनेंट, F1 को अगर मैं दो कंपोनेंट रिजॉल्व करूँ अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, F2 को दो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई। ठीक है जी। तो x के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट कितना है आपका, x के अलॉन्ग कितना आपका, वो है F2 का cos 45, F2 cos 45, F2 cos 45। F2 की वैल्यू कितनी है 9/2 10 -3, तो ये है 9/2 10 की पावर -3। ठीक है जी। ये आपका इस तरफ को है, ठीक, और इंटू cos 45, F2 का इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट है cos 45 भी आएगा, cos 45। ठीक है जी। F1 का भी कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कितना है प्लस, यहाँ पे F1 भी है इस तरफ, F1 का भी तो cos कंपोनेंट इस तरफ होगा क्योंकि 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री तो इसके अलॉन्ग का F1 का cos 45 डिग्री आपका होगा। तो F1 कितना आपका 9/2 10 -3, F1 9/2 10 की पावर -3, इसका भी cos कंपोनेंट आपका इस तरफ है, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी F3 भी इस तरफ है, ये आपको दिख रहा है F3 भी इस तरफ है। F3 क्या, इससे कारण जो उस पर फोर्स है F3 वो भी इस तरह इधर ही है, तो प्लस F3 कितना आपका, F3 कितना है, F3 की वैल्यू हमने निकाली थी 9/4 10 की पावर -3, 9/4 10 की पावर -3। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग टोटल इतना फोर्स है। ठीक है जी। एक तो आपका F1 का कंपोनेंट इस तरफ है, F2 का कंपोनेंट इस तरफ है, और F3 भी आपका इस तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आपको इतना आएगा। अच्छा जी। वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो वाई डायरेक्शन में F2 का एक तो साइन कंपोनेंट है, F2 का साइन कंपोनेंट इस तरफ होगा, और एक F1 का, इस F1 का साइन कंपोनेंट इस तरफ होगा, F1 का साइन कंपोनेंट। ठीक है जी। और F1 का साइन, अच्छा F1 का भी साइन कंपोनेंट और F2 का भी साइन कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी F1 आपको पता है F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 का मैग्नीट्यूड आपका ये है, F2 का मैग्नीट्यूड आपका ये है, दोनों सेम है, तो दोनों का साइन 45, F1 का भी साइन 45 और F2 का भी साइन 45, दोनों सेम होंगे और ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्स ये। तो जो भी नेट फोर्स होगा इस चार्ज पर Q1 पर, वो किसका अलॉन्ग होगा, एक्स का अलॉन्ग होगा, वो नेट फोर्स आपका कितना होगा, इतना होगा। ठीक है जी। तो ये आपका नेट फोर्स है, ये इट इज़ अ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 ड्यू टू दिस 3 चार्जेस। कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग, तो आपका जो नेट फोर्स आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं 9/2 कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर -3 भी आपको कॉमन दिख ही रहा है, अंतर से cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 9/2 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9/2 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 2/√2, ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2। ठीक है जी। तो उसको ये आपका ये नेट फोर्स आ जाएगा, चार्ज किस पे, इस पे आ जाएगा, किसके अलॉन्ग, आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैप और जोड़ देना आगे आप, आई कैप। तो ये आपका नेट फोर्स है इस चार्ज पे। तो आपने देखा कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके आपने इस पर लगने वाले 3 फोर्सेस F1 F2 और F3 का
का वेक्टर सब निकाल के इस पर आपने नेट फोर्स निकाला। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके होते हैं, चाहे आपके बोर्ड्स में पूछे जाएं, चाहे आपके नीट में पूछे जाएं या जेईई मेन से पूछे जाएं, तो आपके इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है जी। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई सा भी प्रॉब्लम, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा आपको ये। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा दैट इज़ कॉल्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब क्या होता है, जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी आप प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो पहली प्रॉपर्टी की आप स्टडी करोगे किसी की स्टैटिक चार्ज की, पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता है, कोई चार्ज यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के अराउंड आपकी एक फोर्स फील्ड क्रिएट होती है, फोर्स फील्ड आपकी क्रिएट होती है, फोर्स फील्ड। उस फोर्स फील्ड में ये सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपका ये। तो इसको जो इसकी एक इन्फ्लुएंस फील्ड बनी हुई है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इट इज द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव मतलब चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना। तो यू कैन से इट इज द क्वालिटी ऑफ ए चार्ज टू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन विच ही इन्फ्लुएंसेस द अदर चार्जेस। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी है, इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या आपकी, इट इज़ अ रीजन, इट इज़ अ region, it is a region in which it is a region around the source charge, around the source charge, किसी source charge के around वो region source charge in which, जिसमें कि in which this charge influences the other charges, अदर चार्जेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ये चार्ज। ठीक है जी। तो मतलब किसी चार्ज की एक फोर्स फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें कि ये चार्ज दूसरे चार्जेस का क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपका ये। ठीक, तो आपको दिमाग रखना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, और कई लोग उसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, सो हम कैपिटल ई से शो करेंगे, कैपिटल ई वेक्टर से शो करेंगे उसको हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि आपकी ये। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी आपके पास 3 डेफिनेशन आएगी। 3 डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन आपकी ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, कोई सोर्स चार्ज आपके पास है, तो सोर्स चार्ज के अराउंड आपके पास एक फील्ड क्रिएट होती है, उस फील्ड में ये सोर्स चार्ज दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो मुझे पता करना है कि ये आपके पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का कारण एक पॉइंट आपका ये है, तो इस पॉइंट पर ये सोर्स चार्ज कितने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा अदर चार्जेस को। तो बेसिकली व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, देयर इज अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, तो है ना कैपिटल क्यू एक आपका सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट आपने ले लिया पी। तो इस पॉइंट पी पर भी अगर आप किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे तो दिस चार्ज कैपिटल क्यू इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस दैट चार्ज स्मॉल क्यू विच इज प्लेस्ड ओवर एट पॉइंट पी। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर मान लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपने स्मॉल क्यू चार्ज रखोगा तो ये स्मॉल क्यू आपका इससे इन्फ्लुएंस होगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर मुझे कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कहा जाता है कि आप पॉइंट पी, जिस भी पॉइंट पर आपको इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकालनी है, उस पॉइंट पर आप +1 कूलम चार्ज रखिए। वो +1 कूलम चार्ज जितना फोर्स फील करेगा पॉइंट पी पे, वो +1 कूलम चार्ज जितना फोर्स फील करेगा पॉइंट पी पे, दैट फोर्स विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। वो आपकी उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, है ना, किसकी, इस सोर्स चार्ज की। तो किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे आप, किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आप +1 कूलम चार्ज रख दीजिए। देखिए +1 कूलम चार्ज, इसके कारण कितना फोर्स फील कर रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स फील करेगा भाई। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 कितना आपके पास 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितनी इनकी बीच की, R का स्क्वायर। तो जो ये फोर्स है ना, यही फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी है।
ठीक है जी। तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने कैसे निकाली, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी कैपिटल क्यू चार्ज के कारण कैपिटल आर डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी कैपिटल पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपका ये होता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आपको मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट है तो ये आपका फोर्स ही, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है तो आपका फोर्स ही, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का मतलब न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसकी एसआई यूनिट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ये आपकी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे प्रॉपर्टी आपकी है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें आप इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिफाई कर रहे हैं, एक वैल्यू से एसोसिएट कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं है, तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हम कैसे निकालते हैं, ये पहली डेफिनेशन आपकी आई है, ठीक। अब इसकी मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा जी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसी पॉइंट पर जैसे कि आपको बस ये है डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। तो प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस का चार्ज है, ये कैसा चार्ज आपका, ये अगर ये प्लस का चार्ज है तो इसके कारण किसी पॉइंट पी पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो रेडियली आउटवर्ड होगी, किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, रेडियली बाहर की तरफ आपकी होंगी। इस पॉइंट पी पे आपकी बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं +1 कूलम चार्ज रखूँगा, +1 कूलम चार्ज रखूँगा तो ये +1 इसके कारण जो रिपल्शन फील करेगा, अगर ये भी प्लस है तो बाहर की तरफ फील करेगा। पर अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज है, कैपिटल क्यू आपका नेगेटिव है, ठीक है जी, तो उस केस में पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी आपकी, ये होगी रेडियली अंदर की तरफ होगी आपकी। किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अंदर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे, यहाँ पे बाहर की तरफ थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, क्यों, यहाँ -1 या अगर ये माइनस चार्ज है, ये +1 का कूलम यहाँ पे रखा है आपने, तो ये माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो हो सकती है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है इसके साइन पर, इसके साइन पर। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म निकालता हूँ, इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी पे किसी सोर्स चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, आर कैप। और ये आर कैप मतलब जो आपका ये आर है, ये आपका क्या है, आर है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस तरफ हो चाहे आपकी इस तरफ होगी तो आर के अलॉन्ग ही होगी, तो आर के अलॉन्ग, तो दैट्स वाई यहाँ पे आर कैप के अलॉन्ग आपका एक यूनिट वेक्टर है। ये आर कैप आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं आप, ये आप आर कैप अंदर की तरफ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे, ये आपका ये वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। आगे तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी सीखी वो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर सीखी आपने, है ना। किसी तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपका जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज ना हो, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम होता है आपका, हो सकता है कि आपका स्फेरिकल चार्ज सिस्टम हो, एक स्फीयर है उसमें चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो इस स्फेरिकल चार्ज सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आपको आनी चाहिए। या हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है वो आपका एक लाइन चार्ज सिस्टम हो, लाइन चार्ज सिस्टम है, लाइन, इस लाइन में पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण आपको किसी पॉइंट पे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी आपको आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो वैलिड, ये फॉर्मूला जो है ना, ये वैलिड है कब, जब आपका चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो। जब आपका चार्ज कैसा हो, ये पॉइंट चार्ज हो। पर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो उसके लिए हम अलग टेक्निक यूज़ करते हैं कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पी पर, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको चीज़ें बताऊंगा आपको ये। तो आप हमारा चैनल जो भी नए हैं जिसको देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे हमारे नए वीडियोज़ की, ठीक है बच्चों।